फाइन स्टूडेंट, तो यूनियन बजट 2024 एंड 25 ये हम लोग का लेक्चर 4 होने जा रहा है। और इससे पहले हम लोग 9 प्रायोरिटी सेक्टर्स में बहुत सारा सेक्टर कवर कर चुके हैं, तो बाकी जो बचा हुआ सेक्टर्स है, प्रायोरिटी सेक्टर्स है, उसको फोकस करने वाले इस क्लास में। फर्स्ट क्लास में क्या किया हम लोग? फर्स्ट क्लास में जो कैपिटल एक्सपेंड कितना रिसीप्ट है, कितना रेवेन्यू है, भारत सरकार कहाँ से पैसा मोबिलाइज करने जा रही है, कहाँ पे खर्च करने जा रही है, उसके बारे में हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल में चर्चा किए थे। सेकेंड और थर्ड ये दोनों में हम लोग बहुत सारा प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में काम किए हैं। सेकेंड में हम लोग एग्रीकल्चर पे काम किए थे और एम्प्लॉयमेंट पे काम किए थे। थर्ड में एमएसएमई पे काम किए थे, हाँ मैन्युफैक्चरिंग पे काम किए थे। और जो फोर्थ वन है इसमें क्या है, मिसलेनियस जो बचा हुआ सेक्टर है उस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार जानते हो कि बजट में कितना प्रायोरिटी सेक्टर एरिया है, 9, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो जो प्रायोरिटी 5 होगा वो अर्बन डेवलपमेंट है। अर्बन डेवलपमेंट, देखो भारत में अर्बन डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठता ही उठता है, जानते हो ना। अभी भी लिवेबल सिटीज़ में दिल्ली आता है, वो भी 350th रैंक में आ रहा है। तो टॉप 100 में भी इंडिया का एक भी सिटी नहीं आता है। इसका मतलब अर्बन जो सिटी डेवलपमेंट होना चाहिए वो उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे समझो, नंबर 1 सिटीज़ एज ग्रोथ हब, सिटीज़ को ग्रोथ हब के रूप में क्रिएट करना। गवर्नमेंट पूरा कोशिश करेगी कि सिटीज़ को ग्रोथ हब बनाने में। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, कोलैबोरेट करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, कोऑपरेट करेगी स्टेट्स से। और ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा स्टूडेंट? ट्रांजिट प्लानिंग से। क्या होता है ट्रांजिट प्लानिंग का मतलब? ट्रांजिट प्लानिंग का मतलब होता है, देखते हो ना कि जो सिटीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का। यदि आप एक जगह से दूसरा जगह यदि आधे घंटे में जा सकते हो और यदि आपको 2 घंटा लग रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, तो एफिशिएंसी कम हो रहा है, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल जो काम कर सकता है वो कम हो रहा है। तो उसी के लिए ट्रांजिट प्लानिंग, यानी कि इतना बढ़िया से प्लानिंग करें ट्रैफिक का कि लोग का मोबिलिटी स्ट्रांग हो जाए, लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाए। और उसी में बेस्ट एग्जाम्पल देखते हो मेट्रो है। मेट्रो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिट प्लानिंग का, समझ गए ना। दूसरी बात है पेरी अर्बन एरियाज़ का ठीक से डेवलप्ड होना। क्या होता है पेरी अर्बन एरियाज़? पेरी अर्बन एरियाज़ का मतलब अर्बन एरिया के आसपास वाला जो एरिया है। यदि मान लो कि माइग्रेंट वर्कर्स आएंगे, अचानक सिटी में लोग बढ़ जाए, तो कहाँ पे ये एडजस्ट होंगे? तो ये एडजस्ट होंगे पेरी अर्बन एरियाज़ में ही। तो पेरी अर्बन एरियाज़ को ऑर्डरली डेवलप करना, ताकि जो भी एक्स्ट्रा माइग्रेंट्स लोग आ रहे हैं वहाँ पे वो ठीक से एडजस्ट हो सके। जैसे एग्जांपल देखो, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एनसीआर भी जानते हो, नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर में कुछ तुम्हारा हरियाणा का भी एरिया है, कुछ एरिया इस तरफ का भी यूपी का भी है। वो क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि जो सिटी दिल्ली जो है इतना जो कंजेस्टेड है वो थोड़ा डिकंजेस्ट हो सके और थोड़ा पॉपुलेशन उस तरफ भी जा सके और पूरा फैल सके। तो वही है तुम्हारा पेरी अर्बन एरियाज़ को डेवलप करना, समझ गए ना। नंबर 1 तो सिटीज़ को ग्रोथ हब में क्रिएट करना है, बट उसके लिए 2 जगह पे ज़्यादा ध्यान, ट्रांजिट प्लानिंग एंड योर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ पेरी अर्बन एरियाज, समझ गए। नंबर दूसरा क्या है, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। सिटीज़ को और अच्छे से डेवलप करना होगा, रीडेवलप करना होगा। कैसे रीडेवलप करना होगा? जैसे ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट। ब्राउनफील्ड मतलब क्या, पहले से जो डेवलप्ड है उसको और डेवलप करना, एग्जिस्टिंग सिटी को ही डेवलप करना, यानी कि वहाँ पे बेटर होना, यानी कि जो भी व्यवस्था है सैनिटेशन का व्यवस्था हो। स्मार्ट सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया था स्टूडेंट बहुत साल पहले, बिल्कुल उसी तरह का बनाना, ताकि ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट हो, बेटर इम्पैक्ट हो। और ये कैसे किया जाएगा? मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से किया जाएगा और रूल्स और रेगुलेशन से किया जाएगा। मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल देखो, म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल, जैसे बैंक से जब पैसा लेने के लिए जाओगे तो बैंक यदि पैसा देगी और आप सिटीज़ में डेवलप कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसका तो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होगा। तो बैंक को पैसा टाइम पे नहीं लौटा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा सिटीज़ को डेवलप करने में। तो सबसे बेटर है मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म म्यूनिसिपल बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड को ये भी हो सकता है इन वीड्स और रियल वीड्स भी हो सकता है, रियल इस्टेट के लिए, है ना जी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो ये मार्केट मैकेनिज्म से क्या कर सकते हैं हम लोग, पैसा मोबिलाइज कर सकते हैं, इन्वेस्टर लोग आ सकते हैं और वही पैसा को खर्च करके सिटी को रीडेवलप कर सकते हैं। उसी में हम लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ताकि ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट हो सिटीज़ का और वो ग्रोथ हब के रूप में काम करे। आया समझ में ना? हाँ, आगे देखो, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये क्या है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब? ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स फॉर 14 लार्ज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन अबव 30 lakhs।
विल बी फॉर्मुलेटेड अलॉन्ग विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी। यानी कि जहाँ जहाँ जिस सिटी में 30 लाख से ज़्यादा आबादी है उस सिटी में ट्रैफिक सब बेटर किया जाए, उस सिटी में मेट्रो सब बेटर किया जाए, उस सिटी में जो मोबिलिटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेटर किया जाए। समझे, वही है आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब देखते हैं अर्बन हाउसिंग। ये तो जानते हो इंटरिम बजट में भी ये चीज़ आया था और इस बार के बजट में भी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, इसमें क्या है कि 1 करोड़ घर बनाया जाए गरीब लोग के लिए। अर्बन है ये, रूरल नहीं है, ये तुम्हारा गांव का नहीं है, ये शहर का बात है। लगभग 1 करोड़ गरीब लोग के लिए घर बनाया जाएगा और मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस विद इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा? 10 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा फॉर द बिल्डिंग ऑफ 1 करोड़ हाउसेस फॉर द मिडिल क्लास पीपल और फॉर द योर अर्बन पोर। समझ गए ना? हाँ। अब कैसे 10 करोड़ कैसे? तो 2 ऐसे उसमें 10 करोड़ टोटल मोबिलाइज किया जाएगा इन्वेस्टमेंट, और जिसमें तुम्हारा 2.2 लाख करोड़ भारत सरकार असिस्ट करेगी, सेंट्रल असिस्टेंट। बाकी प्राइवेट प्लेयर सबसे लिया जाएगा, बाकी स्टेट सबसे भी लिया जाएगा। तो दिस विल इंक्लूड द सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ रुपीज़ 2.2 लाख इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। 5 साल में सेंटर जो कंट्रीब्यूट करेगी वो 2.2 लाख करोड़ करेगी। बाकी जो पैसा होगा दूसरी जगह से मोबिलाइज किया जाएगा। टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? ये 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, समझे ना? और हाँ, यदि इंटरेस्ट सब्सिडी का बात हो तो बिल्कुल वो भी प्रोविज़न है। इंटरेस्ट सब्सिडी जान लो, कोई भी मान लो कैपिटल प्राइवेट प्लेयर यदि इस पर खर्च करना चाहता है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट में, तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल सकता है। वही चीज़ है। ए प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी टू फैसिलिटेट लोन्स एट अफोर्डेबल रेट्स इज ऑल्सो इन्फसाइज्ड। यानी कि लोग पैसा ले बैंक से मोबिलाइज कर सके, उसके लिए भी इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा ताकि इस पे अर्बन हाउसिंग पे काम हो सके। तो एनेबलिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन फॉर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट्स विथ एनहांस एबिलिटी विल ऑल्सो बी पुट इन प्लेस। और ये हम लोग जानते ही है रेंटल हाउसिंग के बारे में, जो पिछले क्लास में बताए थे कि जो प्राइवेट प्लेयर है, जो एंकर कंपनीज, वो अलॉन्ग विद गवर्नमेंट्स मिलके आके क्या करेंगे, ये लोग घर बनाएंगे ताकि जो मजदूर लोग जो रहते हैं उसके लिए प्रॉपर अकोमोडेशन हो सके। और दूसरी बात है कि जो वहाँ पे जो किराया जो उठाया जाएगा, जो जानते हो कि बहुत ज़्यादा ही पैसा लिया जाता है रेंट के रूप में, वो मतलब वो मोनोपोली भी ख़त्म हो जाए। आमतौर पे क्या होता है कि लोग जब जाते हैं शहर में, यदि संख्या बढ़ना शुरू हो जाता है तो क्या रेंट बहुत महंगा हो जाता है, 2000 का चीज़ 10,000 हो जाता है। ये ना हो, एट द सेम टाइम मिडिल क्लास भाई लोग सभी जो आ रहे हैं काम करने के लिए उसको भी प्रॉपर अकोमोडेशन मिल सके, तो उसके लिए भी प्रयास जारी है, उसके लिए भी सरकार कर ही रही है। आगे देखो, इसी कड़ी में जोड़ते हुए हम लोग किसका बात कर रहे हैं विद्यार्थी लोग? अर्बन डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? 5 नंबर देखो, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। बिल्कुल देखो, इसमें इकोनॉमिक्स जिसे मैं बोल रहा हूँ ये पॉलिसी है। आज टोटल फर्स्ट टू लास्ट जो पेजेस है इसमें केवल पॉलिसी है, आपको पॉलिसी ही समझना है। समझ गए ना? इसमें देखो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इसके कॉर्पोरेशन से, यानी कि स्टेट बैंक और इस तरह का बैंक से कॉर्पोरेशन से क्या करेंगे कि सैनिटेशन बेटर करेंगे कंट्री में, वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट जानते हो ODF++ है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब किया जाएगा। हाँ, एंड सर्विस फॉर 100 लार्ज सिटी थ्रू बैंकेबल प्रोजेक्ट, यानी कि बैंक से भी आपको पैसा मिल सकता है इस चीज़ के लिए, यानी कि बैंक विल फाइनेंस ऑल्सो। तो गवर्नमेंट साथ में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से भी पैसा आएगा, बैंक का भी दरवाज़ा खुला है, और इससे कम से कम भारत में 100 सिटीज़ को और बेटर किया जाएगा। ODF++ में बेटर किया जाएगा, वही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बेटर किया जाएगा, सैनिटेशन बेटर किया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट बेटर किया जाएगा, और जो भी वाटर जो ट्रीटेड वाटर है उसको भी इरिगेशन में यूज़ करने का प्रयास किया जाएगा, समझे? और जो भी वाटर टैंक जो खाली है जिसमें पानी होना चाहिए तो वो पानी को भी भरा जाएगा, उस वाटर टैंक को भी भरा जाएगा। तो कह सकते हो कि इरिगेशन भी इसमें एक एलिमेंट आ सकता है कि जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करके वहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाए। दूसरी बात है स्ट्रीट मार्केट्स। तो इससे पहले भी हम बताए थे कि जो सरकार का जो अप्रोच है वो सैचुरेशन अप्रोच है। अब सरकार सबको टारगेट करना चाहती है, ठीक है? और हम जानते ही है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम क्या चीज़ से रिलेटेड है विद्यार्थी लोग? स्ट्रीट वेंडर को 10,000 तक लोन देने का बात था विदाउट कोलेट्रल, ठीक है? तो देखो वही चीज़ है कि जिस तरह प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फ़ायदा हुआ है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा। द गवर्नमेंट स्कीम टू सपोर्ट ईच ईयर, हर एक साल
कम से कम सपोर्ट हो इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स को, और आने वाले 5 साल तक एटलीस्ट, समझे। और उतना ही नहीं, 100 वीकली हार्ट्स भी या फिर स्ट्रीट फूड हब्स भी बनाने का बात है। याद करो, हुनर हाट सुना होगा कभी। हुनर हाट का मतलब क्या है कि जो भी ट्राइबल्स लोग हैं, जो बेस्ट आर्टिशियंस है, वो अपना क्या कर सकते हैं, सामान को है ना प्रदर्शित कर सकते हैं, लोग आएंगे खरीदेंगे उस चीज़ को। और इसके लिए हमारे जो प्रेजेंट मोदी जी है उन्होंने भी प्रचार किया था हुनर हाट को लेके। ऑन सिमिलर लाइन ये तुम्हारा क्या है, हार्ट्स है, इसमें स्ट्रीट फूड सब रखा जाएगा। इस तरह का लगभग 100 वीकली हार्ट्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि लोग आए और सामान खरीद सके और स्ट्रीट वेंडर्स को भी फ़ायदा हो सके। ब्रांडिंग करने का बात है जी, ठीक है। तो स्ट्रीट वेंडर्स भी ब्रांड हो, उसका भी ब्रांडिंग बढ़े, इसलिए ये किया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी, देखो स्टैम्प ड्यूटी बहुत बड़ा समस्या है। अब इसे रियल सेक्टर ग्रोथ करेगा तो बहुत फ़ायदा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने का मतलब लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मगर दिक्कत क्या है कि स्टेट सब जो है बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी वही जो आप ज़मीन लेके बैठे हो तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है, प्रॉपर्टी है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगता है। लगभग 7% के आसपास है, ऑन एवरेज देखोगे। बहुत सारे राज्य में उससे भी ज़्यादा है, बहुत सारे राज्य में कम भी है, और बहुत सारे राज्य में स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये तो राज्य का बात है, तो सेंटर डायरेक्ट तो नहीं घुस सकती है इसमें। स्टैम्प ड्यूटी पूरा राज्य का चीज़ है, यानी कि ये तुम्हारा जो कह सकते हो जुरिस्डिक्शन जो है वो तुम्हारा स्टेट्स का है। मगर सेंटर एडवाइस ज़रूर दे सकती है स्टेट्स को कि आप स्टैम्प ड्यूटी कम करो, इससे क्या होगा कि रियल सेक्टर में ग्रोथ होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में ग्रोथ होगा, और उसमें ग्रोथ होने का मतलब एम्प्लॉयमेंट। देखो तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकरेज करेगी स्टेट गवर्नमेंट को कि ये जो हाई चार्ज स्टैम्प ड्यूटी उसको कम कर दीजिए, मॉडरेट कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो महिला जो प्रॉपर्टी खरीदती है, जो टैक्स लगता है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जो टैक्स लगता है उसको भी कम कर दीजिए ताकि महिला अधिक से अधिक अपना प्रॉपर्टी खरीद सके। इसलिए किया जा रहा है ताकि अर्बन डेवलपमेंट तुम्हारा बेटर हो सके। ये रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। अर्बन डेवलपमेंट का मतलब क्या कि वही हाउसिंग डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर हो सके। अन्यथा यदि राज्य ही बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगा तो फिर ये डेवलपमेंट होने में थोड़ा समझ लो ना प्रॉब्लम हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। बट सेंटर डायरेक्ट नहीं घुस सकता है उसमें, सेंटर केवल नजिंग कर सकता है, स्टेट को मोटिवेट कर सकता है, स्टेट को इनकरेज कर सकता है। यस, वी हैव कंप्लीटेड द 5th प्रायोरिटी। अब हम लोग 6th प्रायोरिटी देखने जा रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर क्या बात हुआ इस बार यूनियन बजट में? देखो एनर्जी ट्रांजिशन, वही जस्ट ट्रांजिशन कह सकते हो इसको। जब हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ प्रवेश कर रहे हैं तो रातों रात तो ये होने वाला चीज़ नहीं है। तो जो लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व होंगे उसका भी जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका रोजगारी खत्म हो जाए, तो उस लेवल पे उसको ट्रेनिंग देना, उस लेवल पे उसका समझ बढ़ना, तभी जाके वो रिन्यूएबल एनर्जी में एम्प्लॉयड हो पाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिशन, दैट इज़ कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन, इसी को कहा जाता है। देखो वही सब चीज़ है वहाँ पे। इंटरिम बजट में भी ये बोला गया था कि अब स्ट्रेटजी क्या है, सस्टेन हाई एंड मोर रिसोर्स एफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, समझे, अलॉन्ग विद एनर्जी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि एनर्जी सबको पहुंच सके। एनर्जी कैसा होना चाहिए? ग्रीन एनर्जी होना चाहिए, उसका ट्रांजिशन होना चाहिए। गवर्नमेंट देखो बहुत जल्द ही एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आ रही है जिसमें गवर्नमेंट बताएगी, है ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क लेके आएगी, उसमें बताएगी कैसे जस्ट ट्रांजिशन, कैसे एनर्जी ट्रांजिशन किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ और इन्वायरमेंट सब बैलेंस रहे। सस्टेनेबल अप्रोच चाहिए कि नहीं चाहिए विद्यार्थी लोग? इसीलिए तो इतना हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं। बट सस्टेनेबल ग्रोथ ठीक है अपने जगह, सस्टेनेबल अप्रोच भी ठीक है, बट ट्रांजिशन भी तो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। अन्यथा लोग का नौकरी ही खत्म हो जाए, लोग का जॉब ही खत्म हो जाए तो वो भी तो ठीक नहीं है। हाँ, दूसरा देखो ये याद करो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, है ना, राम मंदिर का जो हुआ था, तो फिर मोदी जी जो गए थे दिल्ली तो वहाँ से अनाउंस किए थे ना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये चीज़ इस बार के भी बजट में दिया गया है, समझे ना। तो यहाँ पे देखो चूँकि इंटरिम बजट में ये अनाउंसमेंट हो चुका था कि अंडर योर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत तुम्हारा रूफटॉप सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाए। कितने लोग का? लगभग 1 करोड़ घर में, क्योंकि जानते हो कि कायदे से हमें 40 गीगावाट रूफटॉप में करना था, तो 40 गीगावाट में हम 12 से 13 ही कर पाए हैं, और उसमें से 1 से 1.5 या 2 से कम हम लोग हाउस पे कर पाए हैं, क्योंकि बाकी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पे हुआ है।
तो कहने का मतलब जो हमारा टारगेट था 40 गीगावाट का वो पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए मोदी जी कहें कि नो, ये नया स्कीम 1 करोड़ घर को ये टच करेगा, ये उसका रूफटॉप को यूज़ करेगा और 300 यूनिट तक पर मंथ तक फ्री सब्सिडी होगा। समझ गए ना? हाँ, शुरू में क्या था कि घर वाले को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बाद में इसको थोड़ा चेंज करके बोला गया कि नो, जो भी रहेंगे बेनिफिशियरी रहेंगे उसको भी कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, बट उसके लिए सरकार क्या करेगी, बैंक से अरेंज करवा देगी। समझ गए ना? इसे देखो, अभी तक प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, देखो अभी तक 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन अभी तक आ चुका है, समझा, और आने वाले समय में और रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। अब देखते हैं कि कब इम्प्लीमेंट होता है ये, लेट्स सी सरकार कब अपने बात को रखती है, इम्प्लीमेंट करती है। थर्ड वन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। देखो भाई, चलो इसको समझना है तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा तुम लोग को। जानते हो कि समस्या क्या है, कि रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा समस्या क्या है? जैसे सोलर एनर्जी का मैं बात करूं तो सोलर एनर्जी जानते हो कि दिन के टाइम में ही हो सकता है, दिन के टाइम में ही प्रोड्यूस हो सकता है। तो उसके लिए आपको स्टोरेज सिस्टम चाहिए। अभी तो भारत बहुत पीछे है स्टोरेज सिस्टम में, अभी बहुत पीछे है, अभी बहुत टाइम लगेगा स्टोरेज सिस्टम डेवलप करने में। तो सोलर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे उसको स्टोर करके रखें। नंबर 2 देखो, विंड का भी वही प्रॉब्लम है, जहाँ पे विंड है वहीं से आप वो कर सकते हो, अकुमुलेट कर सकते हो। जब विंड कम हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जितने भी एनर्जी है ये सब तुम्हारा इंटरमीडिएट नेचर का है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट नहीं है, 24/7 नहीं है। समझ गए? कोयला जो है कोल क्या है कि वो कंटिन्यूअस है, बट आप अचानक कोई भी पावर प्लांट को बंद नहीं कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही वीक होता है कोल का। जो थर्मल पावर प्लांट है उसका जो पावर ग्रिड से जो कनेक्शन है, पावर ग्रिड से कनेक्शन होता है जहाँ पे रहे, स्टोर रहे। अब पावर ग्रिड से ही जानते हो दिया जाता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया आता है। तो पावर ग्रिड के साथ जो थर्मल पावर कोल प्लांट का जो लिंक होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी उतना स्ट्रांग नहीं। अचानक आप बंद नहीं कर सकते, अचानक आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ा समस्या आता है कोयला में। तो क्या किया जाए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को भी स्टोर करना है और इसको भी चलाना है, बात समझे? तो उसी के लिए व्यवस्था है पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। तो पम्प स्टोरेज पॉलिसी क्या है कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा था कोल में, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था इसमें उस सब का सलूशन है ये एक तरह से। देखो, ए पॉलिसी फॉर प्रमोटिंग पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स विल बी ब्रॉट आउट फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, सही बात है, and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix। यानी कि सभी पावर ग्रिड से जुड़ सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, दिक्कत ना हो, ना ही तुम्हारा फजल फ्यूल को दिक्कत हो, ना ही रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स उसको दिक्कत हो। इसलिए इस तरह का पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लाया जाएगा, मतलब पम्प स्टोरेज फैसिलिटी लाया जाएगा। उसी के लिए पॉलिसी बनाने का बात है। समझ गए ना? आगे देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलेगा स्मॉल एंड मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर पे। देखो ये नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है, नया चीज़ आया है, मतलब चीज़ तो पुराना ही है मगर आया है। आने वाले समय में तुम लोग पक्का ये एडिटोरियल्स में देखने जा रहे हो इसके बारे में, ठीक है? तो देखो ये बात है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। जानते हो न्यूक्लियर एनर्जी का ही बहुत ज़्यादा एबिलिटी है प्रोड्यूस करने का, इंडिया में बिल्कुल है। तो यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ए वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द एनर्जी मिक्स फॉर विकसित भारत। यानी कि इंडिया को डेवलप कंट्री बनाना है तो न्यूक्लियर एनर्जी का ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा। अब न्यूक्लियर एनर्जी को भी आप वो नहीं कर सकते हो, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट कि जो रिएक्टर है वो बेटर हो आपके पास। रिएक्टर जानते हो इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी को रियलाइज़ करने के लिए। तो भारत स्मॉल रिएक्टर को वो किया जाएगा, सेटिंग अप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट प्लेयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में, सब रिएक्टर्स सब है, डिफरेंट टाइप्स का रिएक्टर। और रिसर्च और डेवलपमेंट होगा ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी में भी तो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, विदेश में भी तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया होगा यार, इस पर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी को भी ठीक से रियलाइज़ किया जा सके। बात समझे? तो उसके लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है, भारत स्मॉल रिएक्टर्स। हाँ, दूसरी बात क्या कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए इस भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। समझे? मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि पहले रिसर्च करो, बाद में प्रूव हो जाएगा तो कमर्शियल स्केल पे लाओ उस चीज़ को। ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। हाँ, भारत स्मॉल रिएक्टर अभी भी है भारत में। जैसे तुम नीचे तमिलनाडु वाला जो देखोगे नीचे एक पावर प्रोजेक्ट है, अभी तक 2 चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है।
वो सब स्मॉल रिएक्टर सब है। तो मॉड्यूलर भी लाना है ये भी, और लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी के फ्रंट में भी और ज़्यादा रिसर्च हो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऐड हो इसमें। और जहाँ तक सवाल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग का, तो सरकार ने इंटरिम बजट में अनाउंस किया था, वो भी आगे कैरी होगा। इसके लिए भी सरकार ने कहा था कि इतना फंड होगा जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। वी हैव सीन इनफैक्ट स्टेट के लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड फंड बनाया गया था कि स्टेट वहाँ से पैसा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकती है। एट द सेम टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी एक फंड बनाया गया था, समझ गए। वही फंड आगे भी कैरी होगा जो कि इंटरिम बजट में ही प्रपोजल रखा गया था। आगे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। अभी बच्चे लोग अभी जो पावर प्लांट देखोगे ना, तो इसका एफिशिएंसी उतना नहीं है, 20-22%, 23% के आसपास। और जो सुपर क्रिटिकल है, जो सुपर क्रिटिकल एक जानते हो उत्तर प्रदेश में एक तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट है जो अखिलेश यादव ने लगाया था, ऐसे कुछ है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश यादव ने लगाया था सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, जिसमें 31% एफिशिएंसी है। 31% एफिशिएंसी है, उसका मतलब ठीक है, नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट से बेटर है सुपर क्रिटिकल। अब ये सुपर क्रिटिकल से भी बेटर होगा, एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, इसमें लगभग 37-38% एफिशिएंसी है इसका। बात समझे, ताकि ज़्यादा एनर्जी रिलाइज हो। देखो, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स विथ मच हायर एफिशिएंसी हैज़ बीन कंप्लीटेड, हो चुका है ये, इस पर रिसर्च हो चुका है, इस पर डेवलपमेंट हो चुका है। जॉइंट वेंचर होंगे एनटीपीसीएल और वीएचईएल का, वेल का। हाँ, इससे क्या 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट को लगाया जाएगा और उसमें जो टेक्नोलॉजी होगा एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल ही टेक्नोलॉजी होगा उसमें, समझ रहे हो ना। तो अच्छी बात है, इस तरह का यदि थर्मल पावर प्लांट आए तो बेहतर है, समझ गए। चाइना में तो बहुत ज़्यादा है इस तरह का चीज़, चाइना में तुमको बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वहाँ का एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है थर्मल पावर प्लांट का, समझे। देखो, मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस कैपेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड स्टील एंड अदर एडवांस मेटोलॉजी मेटल्स फॉर दिस प्लांट्स विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑफ बेनिफिट्स फॉर द इकोनॉमी। देखो, आने वाले समय में यदि इस तरह का इंडिजीनियस डेवलपमेंट करते हैं, इस तरह का टेक्नोलॉजी हम लोग विकास करते हैं अपने खुद अपने आप से, अपने आप में, तो इसका जो एडवांटेज है वो स्पिन ऑफ एडवांटेज, यानी कि इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर में भी यूज़ होगा। और यही तो होता है, जब इसरो कोई टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है तो बाकी इंडस्ट्री में जाता है, जब डीआरडीओ कुछ करता है तो मेडिकल फील्ड में जाता है, जब ये करेगा तो दूसरे फील्ड में भी जाएगा। इससे तुम मल्टीप्लाइड इफेक्ट देख सकते हो, समझ गए ना। हाँ, 6th वन देखो, रोड मैप फॉर हार्ड टू एबेड इंडस्ट्री। हार्ड टू एबेड इंडस्ट्री का मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटिंग है, बहुत ज़्यादा ही कार्बन को इमिट करता है, तो इस ऐसे इंडस्ट्री को कैसे डीकार्बनाइज किया जाए, इस कैसे कार्बन घटाया जाए, तो उसी के लिए है। देखो, अभी तक तो जानते हो पैट चल रहा है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, परफॉर्म करो, यानी कि मान लो कि 100 यूनिट तक आपको कार्बन छोड़ना है, आपने क्या किया, केवल आपने 80 यूनिट तक कार्बन को रिलीज़ किया, 20 यूनिट बचा ना, तो आपने परफॉर्म किया, उसे 20 यूनिट बचा, और आपने अचीव क्या किया कि 20 आपके पास बचा होगा, उसको आप ट्रेड कर दो। तो आने वाले समय में ये चीज़ को और बेटर बनाया जाएगा, वही जिसको क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, कार्बन क्रेडिट का मार्केट को और बड़ा बनाया जाएगा। तो देखो, समझो, ए रोड मैप फॉर मूविंग द हार्ड टू एबेट इंडस्ट्री फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट टू द एमिशन टारगेट विल बी फॉर्मुलेटेड। सही बात है, जो इंडस्ट्रीज़ जो बहुत हार्ड टू एबेट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटिंग है, जिसको लेस पोल्यूटिंग करना बहुत मुश्किल है, इसको क्या किया जाए, एमिशन टारगेट अचीव किया जाए कि इतना इतना करना है, आप भी ट्रेड करो, जो भी बचा आप भी ट्रेड करो। तो अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस लाए जाएंगे, जो अभी जो परफॉर्म है ना, पैड जो चल रहा है उसको चेंज करके इंडियन कार्बन मार्केट मोड में लाया जाएगा, यानी कि भारत का खुद इंडिजिनियस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा इंडिया में। बात समझ रहे हो, और बेटर करने का प्रयास होगा ताकि जो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हो वो लेस पोल्यूटेड बने, समझ गए। हाँ, जैसे एग्जांपल देखो इसमें, हाँ, ट्रेडिशनल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करने का बात है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट ऑफ ट्रेडिशनल, यानी कि जितने देखो हो क्या रहा है कि जो पुराने एमएसएमई हैं वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत पुराना यूज़ कर रहे हैं, तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हो ना, अभी का जो रेफ्रिजरेटर है वो तुम्हारा 5 स्टार रेटिंग का आता है, तो 5 स्टार रेटिंग का आने का मतलब क्या कि एनर्जी लेस कंज्यूम कर रहा है, वो एफिशिएंसी स्ट्रांग है उसका, यही नहीं हुआ मतलब। तो बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट किया जाएगा, मतलब ऑडिटिंग से पता चलेगा कि जो भी पहले जो चल रहा था इस एमएसएमई का,
स्मॉल इंडस्ट्री का जो 60 क्लस्टर्स में जो यूज़ हो रहा है उसको रिप्लेस किया जाए, ताकि बेटर टेक्नोलॉजी आए। बेटर टेक्नोलॉजी आने का मतलब क्या कि एनर्जी एफिशिएंसी उसका बढ़े, समझ गए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा इसको, ताकि वो क्लियर फॉर्म एनर्जी में वो शिफ्ट कर सके, एंड इट विल बी रेप्लिकेटेड इन अनदर 100 क्लस्टर इन आने वाले समय में। अभी तो क्या है तुम्हारा 60 क्लस्टर में किया जाएगा, जहाँ जहाँ MSME सब है। आने वाले समय में 100 क्लस्टर में, नेक्स्ट फेज में, ये फर्स्ट फेज में 60 क्लस्टर समझते हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा MSME टाइप का है। तो पहले तो 60 क्लस्टर को अप्रोच किया जाएगा, और वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है उसको बेटर बनाया जाएगा। उसमें बताया जाएगा कि आप पुराना टेक्नोलॉजी यूज़ मत करो, नया उसके लिए सरकार हेल्प भी करेगी, समझ गए। सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। आगे देखो, तो ये कंप्लीट हो गया ना विद्यार्थी लोग, ये हम लोग जान लिए एनर्जी सिक्योरिटी के फ्रंट पे सरकार क्या काम करने जा रही है। अब इसमें देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके तो हम लोग बहुत साल से पढ़ रहे हैं, और सरकार ने बिल्कुल ये GDP यदि 7-8% से ग्रोथ कर रहा है ओवर द 3 ईयर, इसमें जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो कैपेक्स को ही जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही जाता है, समझ गए स्टूडेंट। तो यहाँ पे समझो कि गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट तो प्रतिबद्ध है, गवर्नमेंट ने तो बहुत ज़्यादा ही खर्च किया है, और गवर्नमेंट और भी खर्च करना चाहती है। इसी बार देख लो तुम लोग 11.11 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर करने की बात है इस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि GDP का 3.4% है। 5 साल पहले जाओगे तो 1.7% था GDP का, और यदि मैं एब्सोल्यूट टर्म में कहूँ तो 2.8 टाइम्स इंक्रीज है। तो बहुत ज़्यादा है ये रकम। तो सरकार तो कर ही रही है ताकि मल्टीप्लायर इफेक्ट हो, प्राइवेट क्राउड इन हो, प्राइवेट प्लेयर आए, वो भी योगदान दे, समझे ना। तो बहुत ज़्यादा। दूसरा देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट भी करे तो उसके लिए देखो 1.5 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया ना, इंटरेस्ट फ्री लोन्स। हाँ बिल्कुल, इस फंड से स्टेट्स लोग पैसा यूज़ कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। तो वही बोला कि गवर्नमेंट विल इनकरेज स्टेट टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ सिमिलर स्किल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, एंड सब्जेक्ट टू देयर डेवलपमेंट प्रायोरिटी। जो भी डेवलपमेंट प्रायोरिटी उस हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा ले सकते हो। स्टेट दे ही रही है, स्टेट इतना ज़्यादा फंड बना रही है, वही कंट्री जो सेंटर है इतना ज़्यादा फंड बना रही है इसे। और जानते हो कि सिमिलर मैकेनिज्म तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी है, आगे देख सकते हो। हाँ, प्राइवेट प्लेयर करे। और देखो इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्राइवेट सेक्टर भी करे, तो उसके लिए देखो प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि ये जो बिजनेस है, ये जो एक्टिविटी है वो अनवाइबल है, इकोनॉमिकली अनवाइबल है। तो उस समय क्या करेगी सरकार, वाइबिलिटी गैप फंडिंग दे देगी, या आप प्रोजेक्ट बनाओ, जो भी गैप रहेगा आई विल कम विद द मनी। तो सरकार ये भी देने के लिए तैयार है, समझे। और हाँ, मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क को भी लाया जाएगा। वही म्यूनिसिपल बॉन्ड, रियल इस्टेट्स का जो ट्रस्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ट्रस्ट है, उस तरह का भी मैकेनिज्म को लेके भारत सरकार आएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देखो जानते हो कि फेज़ 4 चलेगा, ये फेज़ 4 लॉन्च किया जाएगा ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सके 25,000 रूरल हैबिटेशन में। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे रोड अभी बना नहीं है ठीक से, तो उसको कनेक्ट करने के लिए जो भी एलिजिबल है, जानते हो कि इसमें एलिजिबिलिटी रहता है कम से कम ट्राइबल पीपल इतना होना चाहिए, जनरल पॉपुलेशन इतना होना चाहिए। उस हिसाब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है बहुत सारा। तो उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को देखते हुए कम से कम 25,000 रूरल हैबिटेशन को डेवलप करना है। ऑल वेदर, वही कच्चा रोड नहीं, पक्का रोड बनाना है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो सके, ताकि यातायात व्यवस्था ठीक रहे। इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन, देखो ये तो सरकार ने किया ही इस बार। सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, 11,000 लगभग 11,000 करोड़ का। इसे जो कोसी और मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, मेची कहाँ का, नेपाल का, कोसी कहाँ, भारत का। तो ये दोनों प्रोजेक्ट को जोड़ने का बात है ताकि इरिगेशन बेटर हो सके, समझे ना हम। तो वही द एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है। तो उसके लिए भारत सरकार लगभग कह सकते हो कि 11,500 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार है, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए तैयार, ताकि ये लिंक बन सके और फ़ायदा होगा। ये लिंक रहेगा तो यस, इरिगेशन के लिए बहुत काम आएगा वो प्रोजेक्ट। टूरिज़्म के लिए देखो, बिहार को बहुत ज़्यादा मिला है टूरिज़्म के लिए इस बार। इसमें देख सकते हो टूरिज़्म हमेशा से भारत का एक बहुत बेस्ट सिविलाइजेशन रहा है, सिविलाइजेशन का एक बहुत बेस्ट पार्ट रहा है ना। अभी भी लोग आते हैं यहाँ पे ताजमहल घूमने के लिए, अभी भी इंडिया आते हैं लोग, टूरिस्ट बन के आते हैं घूमने के लिए। तो टूरिज़्म हमेशा से भारत का सिविलाइजेशन का हिस्सा रहा है। गवर्नमेंट एफर्ट देखो, और गवर्नमेंट का कोशिश ये है कि भारत का ब्रांडिंग हो,
ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए ताकि जॉब क्रिएट हो दुनिया भर का, इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो दूसरे सेक्टर के लिए भी। सही बात है ना? यदि मान लो कि यहाँ पे टूरिज्म हुआ तो अपने आप तुम्हारा होटल रेस्टोरेंट अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, उससे फिर दूसरा कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट के लिए भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इसी में देखो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर कम्प्रिहेंसिव बनने जा रहा है। जिस तरह तुम्हारा काशी कॉरिडोर बना ना, उसी तरह काशी कॉरिडोर भी बहुत तगड़ा बना है। ठीक है, जिस तरह जो सक्सेसफुल काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, उसी लेवल पे विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर बनने जा रहा है गया में, और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर भी बनने जा रहा है तुम्हारा बुद्ध गया में। तो बिहार को स्पेशल फोकस किया गया है टूरिज़्म के लिए, समझे? तो 2 जगह बनने जा रहा है, एक विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर गया में, और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर कहाँ पे? बुद्ध गया में। किस तरह? जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार है उस लेवल पे, ताकि बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सके गया बुद्ध गया सब। समझ गए ना? दूसरी बात देखो राजगीर, राजगीर तो जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर रिलीजन के लिए, स्पेशली मैं कहूँ हिंदू के लिए भी है ना, जैनिज़्म के लिए भी और बुद्धिज़्म के लिए भी। तो वहाँ पे लिखा गया, देखो राजगीर जो है वो इमेंस इम्पॉर्टेंस है हिंदूज़ के लिए भी, बुद्धिस्ट के लिए भी, जैना के लिए भी। इनफैक्ट जो 28 तीर्थंकरा थे है ना, तो वो भी तो हाँ बिल्कुल उनका भी टेम्पल वहीं पे है 28, हाँ 20 TH पीछे पढ़ोगे मनी थे ना कुछ करके लिखा गया है यहाँ पे। और जानते हो दूसरी बात है सप्तऋषि, जानते हो वहाँ पे कुंड है ना, हाँ तो वहाँ पे देखो जो सप्तऋषि यानी कि 7 हॉट स्प्रिंग है जहाँ से वार्म वाटर निकलता है, जिसको ब्रह्मा कुंड भी कहते हैं, और बहुत ही सेक्रेट माना जाता है। लोग वहाँ पे स्नान भी करते हैं, तो उसको और बेटर बनाना, उसको टूरिस्ट स्टेप बनाना। तो कहने का मतलब इस बार बिहार में कुछ ज़्यादा ही फोकस है टूरिज्म को लेकर, बात समझे ना? हाँ, एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट वही इनिशिएटिव बनेगा राजगीर के लिए। देखो राजगीर में क्या नहीं है। नालंदा जानते हो एज अ टूरिस्ट सेंटर बिसाइड रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी को तो बेटर करना ही है, एट द सेम टाइम उसको टूरिस्ट स्पॉट भी बनाना है। तो हम कह सकते हैं, हाँ मोदी जी कुछ दिन पहले ही गए थे है ना, इनोग्रेशन किए थे, वो हम लोग जानते हैं उस चीज़ को। तो बिहार का जो बेस्ट प्लेस जो कह सकते हो कि एक हेरिटेज है भारत के लिए, धर्म के हिसाब से भी, और टूरिस्ट प्लेस भी बहुत, उसी को टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट करने का ज़रूरत है। और अभी भी टूरिस्ट प्लेस है, ऐसा नहीं कि उसको और बड़ा बनाना है, जैसे गया को, बुद्ध गया को, राजगीर को, नालंदा को, समझ गए? आगे देखते हैं प्रायोरिटी 8 इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल यही मैं बोल रहा था तुम लोग को कि 1 लाख करोड़ का वही जो फंड रहेगा वहीं से यूज़ करेगा तुम्हारा, बात समझे ना? द गवर्नमेंट विल ऑपरेशनलाइज द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो फंड बनाया गया उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑपरेशनलाइज करेगी, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर लोग हैं वो पैसा वहाँ से ले सके और वो इन्वेस्ट कर सके। नंबर 1 वही बोला है कि सरकार क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन करवाएगी, और उसके लिए सरकार क्या है 1 लाख करोड़ का फंड तैयार करने जा रही है, जिसका अनाउंसमेंट इंटरिम बजट में ही हो गया था। और हम जानते हैं कि बच्चे लोग स्पेस आने वाले समय में, स्पेस अभी देखो ना स्पेस इकोनॉमी कितना बढ़ा है, हाँ। तो इन लाइन विद द एम्फोसिस ऑन एक्सपांडिंग द स्पेस इकोनॉमी बाय 5 टाइम, जो भी कमाई होता है स्पेस से उसको 5 टाइम्स यदि हमें बढ़ाना है तो उसके लिए भी अलग से वेंचर कैपिटल होगा, 1000 करोड़ का सेटअप किया जाएगा, ताकि स्पेस पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। और जहाँ तक सवाल है स्पेस में, तो इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है स्पेस में, थैंक्स टू इसरो, थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है अभी इन स्पेस जो लिया था गवर्नमेंट ने, है ना। और अभी प्राइवेट प्लेयर सब जान रहे हो ना किस लेवल पे रॉकेट सब बना रहा है, हाँ किस लेवल पे सैटेलाइट सब बना रहा है, तो बहुत ही अच्छा संकेत है। और जो इकोनॉमी है स्पेस इकोनॉमी, इसको हमें 5 टाइम्स बढ़ाना है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। आगे देखो इकोनॉमी, मैंने कहा था नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए सरकार कोई पॉलिसी लेके नहीं आई है, आने वाले समय में लेके आएगी। यही ने बोले थे सेकेंड मॉड्यूल में स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि उसका कोई तुमको बहुत बड़ा फ्रेमवर्क नज़र नहीं आएगा, आने वाले समय में सरकार इसका फ्रेमवर्क बनाने जा रही है। ये 9th प्रायोरिटी सेक्टर है। देखो द गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट एन इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, सरकार बनाएगी आने वाले समय में, हाँ, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, रिफॉर्म्स आ सके, यानी कि वही ऐसा रिफॉर्म्स होती जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके, समझ गए। द गवर्नमेंट विल इनिशिएट एंड इंसेंटिवाइज रिफॉर्म्स फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वही लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योरशिप है, जानते हो। इसको और इसका एफिशिएंसी को और बेटर करना चाहती है सरकार,
समझे ना, क्योंकि जितना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एफिशिएंसी बढ़ाया जाए उतना ही जीबीए में इम्पैक्ट पड़ेगा, जितना ही जीबीए में इम्पैक्ट पड़ेगा उतना ही जीडीपी में इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जानते हो फैक्टर ऑफ कॉस्ट से ही जीबीए निकलता है, फिर जीबीए में मैनिपुलेट करते हैं तो जीडीपी आता है। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है आपका उसको और बेटर करना है, उसका एफिशिएंसी को और बढ़ाना है, मार्केट और सेक्टर्स को और फैसिलिटेट करना है और बेटर करना है और एफिशिएंट बनाना है। समझे, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एनेबलर के रूप में यूज़ करना है। जो कहा जा रहा था ना, हम लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़े थे, एडिटोरियल्स में भी, कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी विल बिकम द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह का टेक्नोलॉजी भी एक आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनने जा रहा है। सरकार बिल्कुल वही कर रही है कि इतना बेटर टेक्नोलॉजी का इंटरवीन करो कि जो भी अभी आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो और बेटर हो सके। जैसे एग्जांपल देखो, लैंड है, लैंड और बेटर हो सकता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से, अच्छे से असेसमेंट करके। दूसरी बात है लेबर है, लेबर और बेटर हो सकता है टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो टेक्नोलॉजी का जो हेल्प है वो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, समझ गए ना। और दूसरी बात है, इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी स्ट्रांग हो और जो इनइक्वलिटी है वो भी घटेगा। आगे देखो, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। और लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि स्टेट डोमेन के अंदर आता है वो, बात समझे ना। तो लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स और एक्शन जरूरी है, चाहे रूरल एरियाज़ में हो चाहे अर्बन एरियाज़ में। एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो क्या क्या कवर किया जाएगा लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग, यूसेज एंड बिल्डिंग बाय लॉज। जैसे बिल्डिंग बाय लॉज होगी कि बिल्डिंग आप ग्रीन कोड वाला यूज़ करो, है ना, बहुत सारा प्रोटोकॉल्स होता है, हवाजाट ग्रोथ ना हो सिटी का। बट लैंड का जो रूल्स और रेगुलेशंस है, लैंड का जो मैनेजमेंट है, कैसे यूज़ किया जाए, वो सब स्टेट के अंदर है। तो स्टेट को भी यहाँ पे आके बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करना होगा, समझे। तो दिस विल बी इंसेंटिवाइज, यानी कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग करने के लिए भी सरकार, भारत सरकार क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी आने वाले 3 ईयर्स में। और उसके लिए भारत सरकार फिजिकल सपोर्ट भी देने के लिए तैयार है। तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को फिजिकल सपोर्ट भी मिलेगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट इस पर और अच्छे से काम कर सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा सके। आगे देखो स्टूडेंट, तो लैंड रिलेटेड रिफॉर्म से ही जुड़ा हुआ चीज़ है रूरल लैंड रिलेटेड एक्शंस एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस। अब देखो रूरल लैंड रिलेटेड एक्शंस क्या क्या हो सकता है। देखो अभी बहुत बड़ा समस्या है कि कभी भी जाओगे बैंक में लोन लेने के लिए तो बोले यार कागज़ दिखाओ, अपना लैंड का कागज़ दिखाओ। और लैंड पे तुम्हारा जो कागज़ में जो खेसरा जो भी नंबर सब रहता है वो भी बहुत ही एम्बिगियस रहता है। और वही हो सकता है वही खेसरा नंबर जो भी खाता नंबर मान लो कि डिस्प्यूटेड हो तो वो वाला भी आ जाएगा दिखाने के लिए। तो ऑथेंटिक मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बैंक को यदि डाउट आ गया कि इसका कुछ गड़बड़ी है तो लोन नहीं देने जा रहा है वो, तो वही प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए ये काम किया जाएगा, समझे। अब तुम्हारा एक भू आधार, यानी कि भू आधार का मतलब क्या है, ULPIN, यानी कि यूनिक असाइनमेंट ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर कह सकते हो। जैसे आधार नंबर होता है ना, उस तरह लैंड का भी एक नंबर होगा, समझे। इसी को हम भू आधार भी कह सकते हैं, सभी लैंड के लिए होंगे। जितने पूरा मैपिंग किया जाएगा उस जगह का, सर्वे किया जाएगा, जिसका भी है वो पूरा सर्वे किया जाएगा अच्छे से। लैंड रजिस्ट्री भी इस्टेब्लिश किया जाएगा और फार्मर्स का रजिस्ट्री भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। यदि ये सब कर लेते, यानी कि जिस फार्मर का जो ज़मीन है, जिस आदमी का जो ज़मीन है वो पूरा ऑथेंटिकेट हो जाए, उसके लिए भू आधार बन जाए, तो बैंक के लिए बहुत ही ईजी है उसको लोन देना, क्योंकि ऑथेंटिक है उसके पास डेटा, समझ गए। तो यदि वही बोला कि यदि ये एक्शन होता है, रूरल लैंड रिलेटेड एक्शंस होते हैं, भू आधार सब जनरेट होता है, सर्वे सब ठीक से होता है, तो क्या होगा, इससे क्रेडिट फ्लो और एग्रीकल्चर सर्विस और इम्प्रूव होगा और इससे जो जिसको क्रेडिट सपोर्ट चाहिए उसको मिल जाएगा। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि मार्जिनल फार्मर और स्मॉल फार्मर को लोन ठीक से मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि वो लोग अपना लैंड प्रोड्यूस ही नहीं कर, उसका कागज ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, समझ गए। दूसरा देखो, अर्बन एरिया से भी रिलेटेड होना चाहिए। ये तो चलो रूरल एरियाज़ के लिए हो गया, तो अर्बन एरियाज़ के लिए क्या होना चाहिए कि लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज विल बी डिजिटलाइज। हाँ, उसको भी डिजिटलाइज किया जाएगा। जिसका भी ज़मीन शहर में है तो उसको भी डिजिटलाइज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ GIS मैपिंग, ठीक है, जो आपका जो जियो स्पेशल जो मैपिंग है उससे किया जाएगा। एक IT बेस्ड सिस्टम बनेगा जिसमें अपडेट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सभी चीज़ पे, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, सभी चीज़ उसमें रखे जाएंगे। एंड दिस विल फैसिलिटेट इंप्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। इससे क्या है कि जो पैसा म्यूनिसिपैलिटी को मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा, क्योंकि पता चल गया कि इसका इतना इतना ज़मीन है। तो जाहिर सी बात है उसको रेड करेगा, जाके भेजेगा कि देखो भाई तुम्हारा इतना ज़मीन है, इतना घर है, टैक्स पे करो। तो उसके लिए डिजिटल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है,
समझे। तो अर्बन एरियाज़ के लिए भी और रूरल एरियाज़ के लिए भी प्रयास, अब बट ये जो प्रयास है पूरा स्टेट गवर्नमेंट पे टिका हुआ है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल फिजिकल सपोर्ट करेगी, मगर ये कार्य को आगे बढ़ाना या पीछे रखना जिम्मेदारी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। समझ गए? हाँ, ये देखो लेबर रिलेटेड रिफॉर्म्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अभी तक ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल में आप रजिस्टर करोगे उस हिसाब से आपको बहुत फैसिलिटी मिलता है सरकार का। तो ये जो ई श्रम पोर्टल है, इस पोर्टल को बाकी पोर्टल से भी लिंक किया जाएगा। और जानते हैं ई श्रम पोर्टल में अच्छा खासा लोग रजिस्टर किए हैं। तो गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ वाइड एरे ऑफ सर्विस टू लेबर। लेबर को जो सर्विस मिलना चाहिए वो हर एक चीज़ मिल सकता है। मैं कैसे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कैसे उसको स्किलिंग मिल सकता है, वो इस तरह मिल सकता है कि जो अभी तक ई श्रम पोर्टल है उसी पोर्टल को बाकी पोर्टल से जोड़ा जाए। और जैसे मान लो कि कोई काम कर रहा है, कोई भी लेबर 15,000 का काम कर रहा है, सरकार को लगे कि चलो भाई इसको थोड़ा स्किल ट्रेनिंग दे और इसको 20,000 का नौकरी मिल जाए, तो सरकार ई श्रम पोर्टल को ही टारगेट कर रही है। ई श्रम पोर्टल को बाकी पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि वो ठीक उसको ट्रेनिंग मिल सके, स्किल मिल सके। समझ गए ना? इसमें देखो इस तरह का जब ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस होगा तो इसका बहुत फ़ायदा होगा लेबर मार्केट के लिए। लेबर मार्केट कितना चेंज हो रहा है, कहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड है, ये भी पता चल जाएगा इस डेटा से। स्किल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या काम है, कितने स्किल है, जो गैप है उसको कैसे बढ़ा जाए, बात समझे, जॉब कहाँ पे है, तो ये सभी चीज़ पता चल जाएगा। एंड अ मैकेनिज्म टू कनेक्ट जॉब एस्पिरेंट विद द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो जिसको चाहिए लोग सब, मजदूर सब, वो आराम से ये डेटाबेस में जाके स्किल देख के आराम से उसको हायर कर सकते हैं। तो ये इन लोग को भी डिजिटली जोड़ने का प्रयास है। श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल। श्रम सुविधा एंड समाधान पोर्टल विल बी रिवैम्ड टू एनहांस ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इंडस्ट्री एंड ट्रेड के लिए जो भी डिस्प्यूट है, जो भी रूल्स और रेगुलेशन, उसको और सरल कर दिया जाएगा ये। और ये पहले से चल रहा था, न्यू फेज़ में ये चलेगा, इसको फिर से रिवैम्ड किया जाएगा, मतलब फिर से और इसको बेटर बनाया जाएगा। समझ गए ना? तो श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल मतलब क्या? कोई भी डिस्प्यूट हुआ, जैसे मान लो टैक्स का डिस्प्यूट है, वही कह सकते हो विवाद से विश्वास। तो ये सब गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। कोई भी आपका टैक्स डिस्प्यूट है, कोई भी चीज़ का डिस्प्यूट है, लॉ का डिस्प्यूट है, कोई भी चीज़, तो इस पोर्टल में जाके आप वो कर सकते हो, आराम से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आगे देखो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड रिफॉर्म। इसके लिए सरकार ने क्या किया? तो फाइनेंशियल सेक्टर विजन एंड स्ट्रेटेजी। और ये सब इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आने वाले समय में बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी बना नहीं है, आने वाले समय में सरकार देख के बनाएगी। वह ये ब्लूप्रिंट है एक तरह से कह सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल ब्रिंग आउट फाइनेंशियल सेक्टर विजन एंड स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट टू प्रिपेयर द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ साइज, कैपेसिटी एंड स्किल। सरकार क्या करेगी? तुम्हारा एक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट बनाएगी। और सेक्टर को देखते हो कि सेक्टर का साइज क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसका स्किल क्या, उस हिसाब से एक अलग से डेटा बनाएगी सरकार, तैयार करेगी। हाँ, दिस विल सेट द एजेंडा फॉर नेक्स्ट 5 years एंड गाइड द वर्क। इसे क्या है कि 5 साल के लिए एजेंडा तैयार होगा कि किस तरह गाइड किया जाए इसको। गाइड द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट पार्टिसिपेंट। इनके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये कैसे अपना भूमिका को अदा करें, ये कैसे पार्टिसिपेट करें ताकि जॉब क्रिएट हो, ताकि नए नए इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो। तो उसके लिए ये विज़न पेपर तैयार किया जा रहा है। बट इसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस अभी बस एक विज़न है, आने वाले समय में बनेगा उसके लिए। हाँ, टैक्सोनॉमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी देखो इंडिया कितना प्लेज किया, ग्लासगो समिट में भी हम बहुत कुछ प्लेज करके आए हैं। हम बोले ना कि अब हम बहुत ज़्यादा ही रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेंगे, कार्बन सिंक भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो उसके लिए और ज़्यादा सरकार क्या करेगी? और ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन के साथ आएगी, ताकि जो भी कैपिटल है क्लाइमेट एडाप्टेशन के लिए, मिटिगेशन के लिए वो आ पाए, उसका एसेसिबिलिटी हो, ताकि कोई भी वल्नरेबिलिटी हो रहा है, कहीं पे भी फ्लड आ रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो मिटिगेशन एडाप्टेशन करना आसान हो जाए। समझ गए ना? और एट द सेम टाइम जो भारत का कमिटमेंट है ग्रीन ट्रांजिशन को लेकर, वो भी पूरा हो सके। जो पेरिस में शपथ लिए थे, ग्लासगो में लिए, इस बार भी दुबई में हम लोग बहुत कुछ बोले हैं, तो पूरा हो सके, उसी के लिए तुम्हारा नए रूल्स बनाए जाएंगे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। आगे देखो, ये भी थोड़ा देख लो, वेरिएबल कैपिटल कंपनी स्ट्रक्चर। ये क्या है? नए नए तुम्हारे क्या है, नेसेसरी लेजिस्लेटिव पॉलिसी लाया जाएगा, यानी कि लॉ बनाया जाएगा ताकि फाइनेंस करना आसान हो एयरक्राफ्ट के लिए, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, शिप्स के लिए। और ये जो मॉडल होगा बच्चे लोग, ये वेरिएबल कंपनी स्ट्रक्चर होगा। वेरिएबल कंपनी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूल इन्वेस्टमेंट, जैसे प्राइवेट प्लेयर आया, बहुत सारा प्राइवेट प्लेयर आया, उसका पैसा पूल किया जाएगा और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा। तो ये एक नया मॉडल है, कह सकते हो, इसी को बोलते हैं वेरिएबल कंपनी स्ट्रक्चर। यानी कि जो कॉरपोरेट है
वही क्या कर रहा है, पैसा को पुल कर रहा है, एंड दे विल इन्वेस्ट इन द एविएशन एंड अदर सेक्टर्स। समझ गए ना। दूसरी बात है एफडीआई को अट्रैक्ट किया जाएगा, तो रूल्स और रेगुलेशन एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, एफडीआई और आसान हो जाए उसके लिए सिंप्लीफाइड किया जाएगा, है ना। प्रायोरिटाइजेशन को नजिंग किया जाए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, वही कह सकते हो ग्रीन फील्ड में कोशिश किया जाए, ग्रीन फील्ड में अट्रैक्ट करें, कोशिश किया जाए कि मैन्युफैक्चरिंग में अट्रैक्ट किया जाए, और साथ साथ हम अपने इंडियन रुपीज़ को भी, है ना, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करें। और ऐसे भी जानते हो कि अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रमोट किया है, रसिया के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है रुपीज़ में, बहुत सारे आसियान कंट्री के साथ भी किया है, दुबई के साथ देखो, यूएई के साथ देखो, तो बिल्कुल इंडियन करेंसी को भी इंटरनेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए इंडियन रुपीज़ भी काम आ सके, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन फ्रेमवर्क होगा। यहाँ पे देखो एनपीएस यानी कि कह सकते हो कि ये पेंशन स्कीम्स, नेशनल पेंशन स्कीम बच्चे लोग के लिए, हाँ 22 साल के लिए, यानी कि जो बच्चे लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये बच्चे लोग का पढ़ाई खत्म हो जाएगा ग्रेजुएशन के बाद, फिर क्या करेगा, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो क्या करे, कुछ अकाउंट खोले और उसमें बच्चे लोग के लिए पैसा जमा करे। तो एनपीए यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम कह सकते हो या नेशनल पेंशन स्कीम कह सकते हो तुम लोग। हाँ, ये प्लान फॉर कंट्रीब्यूशन बाय पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर माइनर्स, यानी है तो बच्चा ही अभी एलकेजी यूकेजी का है, 2-3 का है, उसके लिए आस्ते आस्ते पैसा जमा किया जा रहा है, ताकि जब ग्रेजुएशन हो जाए या फिर क्लास 12 हो जाए, जब पैसा चाहिए उसको और पढ़ाने के लिए या फिर उसको बिजनेस देने के लिए या कोई किसी तरह का सपोर्ट हो, तो ये काम करेगा इस तरह का अकाउंट से। ये मैं कहूँगा बहुत अच्छा पहल है। जब वो मेजोरिटी में हो जाएगा, यानी कि 18-19 साल हो जाएगा, तो उस समय इसको आप, हाँ, वहाँ से पैसा आप उठा सकते हो। द प्लान कैन बी कन्वर्टेड सिमलेसली इनटू द नॉर्मल एनपीएस अकाउंट, और वहाँ से पैसा आएगा, उसके हिसाब से वो कॉलेज पढ़ने जा सकता है, वो बिजनेस कर सकता है बच्चा। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने देखा है ये कि टेक्नोलॉजी का यूज़ तो इस बार एग्रीकल्चर में भी होने जा रहा है ना। यूनिक आईडी अभी जस्ट हम लोग देख रहे थे। दूसरी बात है कि उसके लिए यूनिक आईडी का भी बात था कि फार्मर्स लोग का यूनिक आईडी देने का। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन बाय द प्राइवेट सेक्टर हैव हेल्प इन इम्प्रूविंग एक्सेस ऑफ ऑल सिटीजन्स, particularly the common people, to market resources, education, health and service। यानी कि वही बोल रहा है कि जो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और यदि प्राइवेट प्लेयर का भी जो है जो अप्रोच है, इससे अच्छा चीज़ क्या हुआ कि सभी लोग जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे कंट्री में, चाहे कॉमन पीपल हो, हाँ, सभी को एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगा, हेल्थ के बारे में। देखो हेल्थ के लिए भी तो आयुष्मान भारत में भी तो तुम्हारा डिजिटलाइजेशन वाला ओपन डिजिटलाइजेशन सिस्टम है। यदि मान लो कि कहीं किसी जगह पे तुम कोई सिटी स्कैन करवाते हो तो वो डेटा को माना जाएगा। पहले क्या था कि पहले क्लिनिक कहता था कि मतलब जिसके पास भी गए आप, वो कहता था कि हमारे क्लिनिक से आप वो करो, सिटी स्कैन करो, दुनिया भर का चीज़ करो। अब ऐसा होने नहीं जा रहा है। इससे कॉमन मासेस को फ़ायदा होगा, चाहे वो हेल्थ सर्विस में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे सर्विस में हो, एजुकेशन, हर जगह ही तुमको काम आएगा इस तरह का टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट विल स्टेप अप एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी टुवर्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। सही बात है, सरकार कर ही रही है, सरकार अधिक प्रयास करेगी ताकि इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन हो। और अभी दिख रहा है ना, देखते हो यूपीआई पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार और इसको बेटर करेगी। देखो लास्ट वन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेटर किया जाएगा। फॉर इनहांसिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द जन विश्वास बिल 2.0, उस पर भी सरकार काम कर रही है। ठीक है, इससे क्या होगा स्टूडेंट कि और बेटर हो पाएगा और रिफॉर्म्स आ पाएगा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि एफडीआई सब अट्रैक्ट हो, है ना, आसान हो जाए बिजनेस करना भारत में। दूसरा देखो डेटा और स्टैटिक्स। देखो डेटा और स्टैटिक्स को लेकर तो भारत में हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है, इसको और बेटर करना है कि डेटा गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, कलेक्शन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट ऑफ डेटा करना हो स्टैटिक्स का। तो इसके लिए देखो अलग अलग सेक्टरल बेसिस तैयार किए जाएंगे। ठीक है, जैसे डिजिटल इंडियन मिशन में बहुत सारा चीज़ है ना, अलग अलग सेक्टर का डेटा तैयार किया जाएगा ताकि डेटा का कमी ना रहे। तो टेक्नोलॉजी के हेल्प से प्रॉपर यदि हमारे पास डेटा आता है तो सरकार को भी, पब्लिक को तो फ़ायदा होगा ही होगा, सरकार को भी अपना प्रोग्राम और पॉलिसी चलाने में सहूलियत होगा। समझे? तो इस सोल्यूशन विल बी इवॉल्व विद द एड्रेस ऑफ रिलेवेंट इश्यूज पर्टेनिंग टू द न्यू पेंशन स्कीम्स। देखो न्यू पेंशन स्कीम को लेकर अभी प्रॉब्लम है ना कि न्यू पेंशन स्कीम से लोग खुश नहीं हैं, इसलिए कमेटी भी बनाया गया था कुछ महीना पहले। तो कोशिश यही किया है, सोल्यूशन ऐसा लिया जाएगा वही डिजिटल सिस्टम सब, ताकि न्यू पेंशन स्कीम का भी जो भी इश्यूज है वो भी सॉल्व हो सके। बात समझे? एंड साथ साथ क्योंकि अब ओल्ड पेंशन स्कीम में जाओगे तो कॉमन पीपल का जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम जानते हो, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि जो भी लास्ट सैलरी ड्रॉन है उसका 50% मिलेगा। जैसे मान लो कि 50,000 कमाता था
तो पेंशन कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। तब तक मिलेगा जब तक वो जिंदा रहे, लास्ट सैलरी राउंड। तो पब्लिक का भी एक्सचेकर बचना चाहिए, उसका प्रूडेंस यूज़ होना चाहिए। एट द सेम टाइम एनपीएस का भी अपना ही मांग है, न्यू पेंशन। तो इस सब चीज़ के लिए भी यस, टेक्नोलॉजी विल प्ले द बिगर रोल। और इसके लिए सरकार ने कमेटी भी बनाया था रिसेंट टाइम में, कंप्लीटेड।